गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 2.0। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए गत वर्षों के प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें हमारा है मौर्य काल। पहला है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य किस सन में पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर हमारा 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर हमारा जैन धर्म के। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर हमारा चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो सही आंसर हमारा मौर्य वंश के। अगला प्रश्न है अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश के। अशोक खालीगय के राजवंश के एक सम्राट थे। तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश का। तो दोस्तों, जो एसएससी में 3 प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कलिंग का युद्ध वर्ष कितना था? तो ये हमारा 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, जो सम्राट अशोक के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र खालीगय ने लिखा था? तो इसका सही आंसर हमारा चाणक्य ने। अगला प्रश्न है चाणक्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो सही आंसर हमारा कौटिल्य के नाम से। अगला प्रश्न हमारा चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस स्थान पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा मौर्य राजवंशों ने। अगला प्रश्न है सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है भाब्रू अभिलेख। अगला प्रश्न हमारा सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है तिस्स। अगला प्रश्न है मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता था? इसका सही आंसर है खान पर। अगला प्रश्न हमारा कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो किसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हमारा अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर हमारा प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में। अगला प्रश्न हमारा चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था हमारा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है राजनीति पर। तो दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? इसका सही आंसर है अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? जो प्रगति को, जिसको हम प्रोग्रेस बोलते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ का नक्काशित है? तो इसका सही आंसर है पत्थर पर। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर है अशोक, सम्राट अशोक थे। अगला प्रश्न हमारा मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी ये हमारी पाटलिपुत्र थी, जो बिहार में पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका सही आंसर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इसको हम देखेंगे डिटेल में, क्वेश्चन को देखेंगे। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय
चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इन्होंने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिमेमसिदाई के क्षेत्रों को दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका सही आंसर है श्रवण बेलगोला। चलिए दोस्तों इसको हम देखेंगे पूरा डिटेल में। जैन धर्म लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक मैसूर में चले गए और यहीं पर इन्होंने काया क्लेश द्वारा शरीर त्याग कर दिया था। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। दोस्तों इसके बारे में देखेंगे हम। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। यूनानी इतिहासकार ने उसे अमित्रोचेट्स के नाम से पुकारा है। बिंदुसार ने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसे अक्षुण्ण बनाए रखा। अगला प्रश्न हमारा, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा तक्षशिला में। चलिए दोस्तों इसको हम देखेंगे डिटेल में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के आधिपत्य पर आधारित था। अगला प्रश्न हमारा, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर है कलिंग का युद्ध देखकर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों इसके बारे में देखेंगे पहले। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक के द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो दोस्तों वे थे हमारे मौर्य राजा अशोक। डिटेल में देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जना, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका सही आंसर हमारा अशोक। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सभी विकल्प सही हैं, यानी कि वहाँ जीवन व्रत, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये तीनों नीतियाँ हमें अशोक के शासनकाल में मिलती हैं। दोस्तों अब इसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात हुआ है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, जिसमें नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख और नंबर 3 है हमारा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है
जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी लिपि है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो सही आंसर इसका रोक एडिक्ट 13। चलिए दोस्तों इसमें देखेंगे हम पूरा प्रश्न। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हमारा 261 BC में। अगला प्रश्न हमारा, अशोक पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश। अगला प्रश्न हमारा, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है शिला राजादेश 13। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा मेगास्थनीज। अब दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे पूरा। दिए गए विकल्पों में से मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन गया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो सही आंसर इसका मेगास्थनीज। अगला प्रश्न हमारा, इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका किसने लिखी है दोस्तों? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका सही आंसर हमारा उपगुप्त। इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हमारा तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य या तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा तक्षशिला। पूरा डिटेल में देखेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी थे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र किसने लगाया? जी लगाया हमारा चाणक्य ने। तो दोस्तों डिटेल में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंश शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य या चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये हमारा कौटिल्य ने। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी, ब्राह्मी लिपि में। पूरा डिटेल में देखेंगे। अशोक के शिलालेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख आरामेयिक लिपि में, सरेकुना अभिलेख आरामेयिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरी डिटेल में देखेंगे। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा सम्राट अशोक को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम इसके बाद, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संघ के प्रति आस्था। अगला प्रश्न हमारा, इसको डिटेल में देखेंगे। धम्म में वर्णित विधायक पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भ्रातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई भी तत्व वर्णित नहीं है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका सही आंसर है जिला प्रशासनिक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक को होता था। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य का शासन किया था? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों आएगा हमारा लास्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था हमारा बृहद्रथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।